मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक जेल दिखाया जाता है जिनमें बहुत सारे मुजरिम होते हैं। उन मुजरिमों में डेडशॉट और हार्ली क्विन भी शामिल होते हैं। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें मिलिट्री के एक एजेंट जिसका नाम अमेंडा वॉलर है, वो पहुंचती है एक सीक्रेट मीटिंग में जहां पर काफ़ी बड़े बड़े लोग आए हुए होते हैं। अमेंडा वहां आकर उन सभी से कहती है कि आज तक हमारी सुरक्षा सुपरमैन करता था, लेकिन पिछली बार जैसा कि हमने देखा डूम्सडे यानी कि वो बहुत बड़ा मॉन्स्टर जिस पर हमारी मिसाइल्स और रॉकेट्स भी काम नहीं कर रहे थे, लेकिन सुपरमैन ने हमारी जान बचाने के लिए उस मॉन्स्टर का सामना किया। लेकिन उस लड़ाई में सुपरमैन मारा गया। ये तो चलो अच्छी बात थी कि सुपरमैन के विचार अच्छे थे और उसने हमें बचा लिया, लेकिन अगर कोई ऐसा ही क्रिप्टोनियन या कोई एलियन बुरे थॉट्स के साथ आकर हम पर हमला कर देगा तो आखिर हम क्या करेंगे। तो इसलिए आज मैंने आप सभी के लिए एक फ़ाइल तैयार की है जिसे मैंने नाम दिया है टास्क फोर्स एक्स, जिनमें कुछ ऐसे क्रिमिनल शामिल हैं जिनमें बाकी सारे ह्यूमन से कुछ ज़्यादा एबिलिटीज़ है। नंबर फर्स्ट पे आता है डेडशॉट, जो कि इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा असैसिन है। वो पैसों के लिए लोगों को मारने का काम करता है। डेडशॉट एक ऐसा शूटर था जिसका निशाना कभी नहीं चूकता था। वो अपने टारगेट को ख़त्म कर ही देता था, लेकिन उसकी एक कमज़ोरी भी थी, उसकी 11 साल की बेटी। तब अधिकारी अमेंडा से पूछते हैं कि आखिर तुमने उसे कैसे पकड़ा। तो अमेंडा बताती है कि उसकी बेटी ने उसे पकड़वाने में हमारी मदद की थी। अमेंडा ने बैटमैन को भेजा था डेडशॉट को पकड़ने के लिए, लेकिन डेडशॉट ने बैटमैन को देख लिया था। डेडशॉट उसे गोली मारने ही वाला था कि उसकी बेटी उसके बीच आ जाती है और उससे कहती है प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, और डेडशॉट को ना चाहते हुए भी सरेंडर करना पड़ता है और बैटमैन उसे पकड़कर जेल में बंद कर देता है। फिर सेकंड नंबर पे थी हार्ली क्विन, जो बेसिकली एक डॉक्टर होती है। उसे जोकर की हालत को ठीक करने के लिए रखा जाता है। जोकर एक मेंटल असाइलम में होता है, लेकिन हार्ली क्विन उसे पसंद करने लगती है। वो जोकर को ठीक करने के लिए उसे काफ़ी सारी दवाइयाँ देती हैं और जोकर को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। इस बात का बदला लेने के लिए जोकर एक दिन उसे पकड़ लेता है और उसे काफ़ी सारे माइंड शॉक्स देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और हार्ली का भी माइंड स्टेट बिल्कुल जोकर के जैसा हो जाता है। फिर एक दिन हार्ली और जोकर दोनों कार में बैठकर असाइलम से भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ पर आ जाता है बैटमैन और वो उनकी कार पर गोली चलाने लगता है। जोकर उससे बचने के लिए अपनी कार को पानी में जंप करवा देता है और बैटमैन भी उसके पीछे जाता है, लेकिन जोकर तब तक वहाँ से भाग जाता है और वहाँ पर सिर्फ बचती है हार्ली क्विन। बैटमैन उसे बचा लेता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये भी बिल्कुल जोकर की तरह बन गई है तो वो उसे भी जेल में बंद करवा देता है। थर्ड नंबर पे आता है कैप्टन बूमरैंग। कैप्टन बूमरैंग बेसिकली एक ऐसा चोर होता है जिसने ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी बड़ी बड़ी चोरियाँ की थी, लेकिन उसके अंदर एक ख़राब आदत थी। वो आखिर में आकर अपने साथी को मार देता था। कैप्टन बूमरैंग को फ्लैश ने पकड़वाने में मदद की थी। फोर्थ नंबर पे था डियाब्लो, जिसके पास बचपन से ही गॉड गिफ्टेड पावर्स थी। वो अपने हाथों से फायर जनरेट कर सकता था, लेकिन एक दिन वो अपने ही घर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर बैठा था। तभी ऑफिसर अमेंडा से पूछते हैं कि तुमने आखिर उसे कैसे पकड़ा। तो अमेंडा बोलती है हमने उसे नहीं पकड़ा, बल्कि उसने खुद ही सरेंडर कर दिया था। फिफ्थ नंबर पे होता है किलर क्रॉप। बेसिकली इसके खून में एक जीन म्यूटेशन होता है जिसकी वजह से इसकी स्किन ग्रीन बन जाती है और इसके दांत तेज़ हो जाते हैं। फिर अमेंडा सबको बताती है कि ये मॉन्स्टर की तरह दिखता था, इसलिए लोग इसका काफ़ी मजाक उड़ाते थे और इसे काफ़ी बुली भी किया करते थे, जिसकी वजह से सचमुच का मॉन्स्टर बन गया। नेक्स्ट मेंबर थी डॉक्टर जून, जो कि एक आर्कोलॉजिस्ट थी। उन्हें केव्स को एक्सप्लोर करने का काफ़ी शौक था, लेकिन एक दिन वो गलती से एक गलत गुफा में चली जाती है जहाँ पर काफ़ी सारी पुरानी मूर्तियाँ रखी होती हैं। उनमें से एक मूर्ति को चेक करने के लिए उठाती है। जैसे ही वो उस मूर्ति को उठाती है, उसमें से एक चुड़ैल आज़ाद हो जाती है जिसका नाम था एन्चेंट्रेस, और उसकी उम्र होती है 6500 साल, और वो डॉक्टर जून को अपने काबू में कर लेती है। मगर कुछ दिनों के बाद अमेंडा के कुछ ऑफिसर्स को वहाँ पर एक दिल मिलता है जो कि एन्चेंट्रेस का होता है, और वो उस दिल को अपने पास रख लेती है। अमेंडा जब चाहे डॉक्टर जून को वापस ला सकती थी और उस हार्ट की मदद से वो एन्चेंट्रेस को भी कभी भी बुला सकती थी। और इस फोर्स का लास्ट मेंबर होता है कर्नल रिक फ्लैग, जो कि यूएस आर्मी का सबसे यंग और सबसे काबिल ऑफिसर होता है। अमेंडा बताती है कि रिक फ्लैग डॉक्टर जून का बॉयफ्रेंड भी है, इसलिए हम उसे फोर्स एक्स में शामिल करवाना चाहते हैं। अगले दिन हम देखते हैं फिर से बड़े बड़े ऑफिसर्स की मीटिंग है, और इस मीटिंग में मुद्दा उठाया जाता है कि सुपरमैन के जैसा एक और क्रिप्टोनियन या कोई एलियन
हमारी धरती पर कब्जा करने और हमें मारने के इरादे से आए तो आखिर हम उन सभी का सामना कैसे करेंगे। तभी अमेंडा वहाँ आती है और उन सभी के सामने फोर्स एक्स की फाइल प्रेजेंट करती है। उनमें से एक अधिकारी ऑब्जेक्ट कर देता है और कहता है ये तो सभी बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, अगर हमने इन्हें फिर से खुला छोड़ दिया तो ये सब फिर से तबाही मचाएंगे और हम सभी को नुकसान भी पहुंचाएंगे। और इसके साथ वो कहता है कि हम में से कोई भी तुम्हारा इसमें साथ नहीं दे सकता। तभी अमेंडा डॉक्टर जून को वहाँ बुलवाती है और इससे कहती है कि एन्चेंट्रेस को बाहर बुलाओ। जैसे ही डॉक्टर जून एन्चेंट्रेस का नाम लेती है वो वहाँ आ जाती है और वो दिखने में काफ़ी डरावनी होती है। वहाँ पे सभी लोग काफ़ी डर से जाते हैं। तभी अमेंडा कहती है कि वक्त आ गया है सबको दिखाने का। तभी एन्चेंट्रेस वहाँ से एक सेकंड के लिए गायब हो जाती है और लौटती है एक फाइल के साथ। जैसे ही जनरल उस फाइल को खोलता है और देखता है वो काफ़ी शॉक हो जाता है। तभी अमेंडा बताती है कि ये जर्मन्स की वो फाइल है जिसमें उनके सभी वेपन्स की जानकारी लिखी है। वो जनरल कहता है कि ये तो वही फाइल है जो काफ़ी साल पहले खो गई थी। और फाइनली वो अमेंडा के इस प्रेजेंटेशन को पास करवा देते हैं। वहीं से सीन शिफ्ट होता है इस मूवी के एक और मेन कैरेक्टर की तरफ, जो है जोकर। जोकर की गर्लफ्रेंड जो कि है हार्ली क्विन, उससे भी उसी जेल में रखा जाता है जहाँ पर वो सभी बड़े बड़े क्रिमिनल्स थे। वो हार्ली को किसी भी तरह से वापस अपने पास चाहता था, इसलिए वो अपने आदमियों के साथ मिलकर प्लान्स बनाया करता था कि हार्ली क्विन को वहाँ से कैसे बाहर निकाला जाए। और एक दिन वो एक पुलिस वाले को किडनैप कर लेता है और उसे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है। तभी वो पुलिस वाला उसे अमेंडा वॉलर के बारे में बताता है कि वो एक बहुत बड़ी एजेंट है जिसने कुछ हाई प्रोफाइल्स क्रिमिनल्स को लेके एक टीम बनाने का सोचा है और उसमें हार्ली क्विन भी शामिल है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर जून जो कि सो रही होती है, सोते सोते उसे आज सुबह का ख्याल आ रहा होता है और गलती से वो एन्चेंट्रेस का नाम ले लेती है। डॉक्टर जून रिक फ्लैग के साथ होती है। रिक फ्लैग जब एन्चेंट्रेस को देखता है तो उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एन्चेंट्रेस उसके दिमाग में घुसकर उसे एक विजन दिखाती है और उस विजन में हम देखते हैं कि एक हॉस्पिटल के बेड पर डॉक्टर जून लेटी हुई होती है और वो करीब करीब मरने ही वाली होती है और रिक फ्लैग रो रहा होता है। तभी रिक फ्लैग का विजन टूट जाता है और वो एन्चेंट्रेस के सामने होता है। तभी वो अपनी गन नीचे रख लेता है और एन्चेंट्रेस वहाँ से गायब हो जाती है और सीधा पहुँचती है अमेंडा के घर पर। अमेंडा वहाँ सो रही होती है। तभी एन्चेंट्रेस को अपना दिल दिखता है और वो अपना दिल लेने के लिए उस बॉक्स के पास जाती है। तभी उस बॉक्स का बीप साउंड ऑन हो जाता है और वो सोचती है कि अगर मैंने इसके पास ज़्यादा जाने की कोशिश की तो अमेंडा जाग सकती है, इसलिए वो उस बॉक्स को छोड़कर उसके घर को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देती है। तभी उसे एक रूम में एक मूर्ति मिलती है और वो किसी और की नहीं बल्कि एन्चेंट्रेस के भाई इनक्यूबस की होती है। वो उस मूर्ति को लेकर वहाँ से भाग जाती है और एक इंसान के शरीर को कैद कर कर अपने भाई की आत्मा उसके शरीर में डाल देती है। अब इनक्यूबस को एक नया शरीर मिल गया होता है। इनक्यूबस एक मेट्रो स्टेशन पर खड़ा होता है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं। इनक्यूबस वहाँ पर चलता चलता गिर जाता है। फिर वहाँ पुलिस और डॉक्टर दोनों आते हैं उसे चेक करने के लिए कि आखिर इसे क्या हो गया है, लेकिन इनक्यूबस अपना शरीर को पूरा करने के लिए उन चारों लोगों को अपने अंदर समा लेता है। अब उसका शरीर यहाँ पर पूरा हो जाता है, लेकिन उसके अंदर काफ़ी पावर्स भी आ जाती हैं। उसके सामने से एक ट्रेन आने लगती है, तभी वो अपने पावर्स के साथ उस पूरे स्टेशन को ही उड़ा देता है। जब ये बात यूएस मिलिट्री के सामने आती है कि हमारा सामना एक बुरी ताकत के साथ हो रहा है और इसका सामना इंसान नहीं कर सकते, तभी वहाँ पर जनरल्स और कमांडर्स टास्क फोर्स एक्स को एक्टिव करने के लिए अपना अकॉर्ड पास करवा देते हैं और फिर उन सभी क्रिमिनल्स को असेंबल किया जाता है जो उस लिस्ट में थे। फिर हम देखते हैं कि उन सभी के गर्दन पर एक छोटी सी चिप फिट करवा दी जाती है। वहीं जब अमेंडा को पता चलता है कि ये सारी परेशानियां एन्चेंट्रेस की वजह से हो रही हैं, तो अपना बॉक्स खोलती है जिसमें एन्चेंट्रेस का दिल होता है और उस पर अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से एन्चेंट्रेस की शक्तियाँ काफ़ी कम हो जाती हैं। लेकिन वो सीधा अपने भाई इनक्यूबस के पास पहुंचती है और उससे अपनी हेल्प करने के लिए कहती है। तभी इनक्यूबस अपनी आधी पावर्स एन्चेंट्रेस को दे देता है, जिससे उसकी बॉडी फिर से कंप्लीट हो जाती है और फिर वो दोनों फाइनली डिसाइड करते हैं कि हम इस धरती पर किसी भी इंसान को नहीं छोड़ेंगे
और एक ऐसा वेपन बनाएंगे जिससे पूरी इंसानियत ही ख़त्म हो जाएगी। तभी वो दोनों मिलकर एक एनर्जी फोर्स तैयार करते हैं जिससे एक वेपन रेडी होने लगता है। आसमान में बिजली दिखने लगती है और हर जगह तबाही स्टार्ट हो जाती है। साथ ही इनक्यूबस अपनी एक आर्मी भी खड़ी कर देता है जिनके अंदर बुरी ताकतें होती हैं। दूसरी तरफ टास्क फोर्स एक्स के सभी मेंबर्स को बुलाया जाता है। कर्नल रिक फ्लैग उन सभी की एक मीटिंग लेता है जिसमें उन्हें बताया जाता है कि आप सभी को एक मिशन पर भेजा जा रहा है जहां पर हमारे कई रेस्क्यू मेंबर्स फंसे हैं। वहां पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ है जिस जगह का नाम है मिडवे सिटी। आप सभी को वहां पर जाना है, हमारे कुछ खास सोल्जर्स को वहां से बचा के लाना है। लेकिन अगर तुम में से किसी ने भी वहाँ से बचकर निकलने की कोशिश की या फिर किसी ने भी भागने की या फिर मुझसे बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो तुम्हारे गले में जो छोटी सी चिप सेट फिट की गई है मैं उसका बटन दबा दूंगा और तुम्हारा सर वहीं फट जाएगा और तुम मर जाओगे। साथ ही वहाँ पर काफ़ी सारे बॉक्सेस भी लाए जाते हैं जिसके अंदर उन सभी के सारे सामान और वेपन्स होते हैं। वो सभी अपने अपने ड्रेसेस चूज़ कर लेते हैं और अपने वेपन्स ले लेते हैं और उस मिशन के लिए रेडी हो जाते हैं जिसकी सच्चाई से अभी तक वो पूरी तरीके से अनजान थे। जब वो सभी प्लेन के अंदर जाकर बैठ रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक और मेंबर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है कटीना। और फिर वो सभी कुछ सोल्जर्स के साथ पहुँचते हैं मिडवे सिटी में। तभी उन्हें पता चलता है कि किसी बहुत बड़ी फोर्स ने वहाँ पर अटैक किया है और काफ़ी सारे लोगों को भी वहाँ पर मार दिया गया है। तभी वहाँ के सोल्जर एक्टिव हो जाते हैं और तभी उन्हें सामने कुछ हलचल महसूस होती है। तब डेडशॉट अपनी गन निकालता है जिसमें लगा होता है 4x, जिससे वो जूम करके देखता है तो उससे सामने कुछ ऐसे लोग नज़र आ रहे होते हैं जो दिखने में इंसान तो बिल्कुल भी नहीं थे। तभी उनमें से एक उनके सामने आता है और सभी सोल्जर उस पर गोलियों से अटैक करने लगते हैं। तभी एक ऐसा मोमेंट आता है कि उन सभी ने इनक्यूबस की बनाई उन इवल फोर्सेस को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया होता है। तब डेडशॉट सामने आता है रिक फ्लैग के और उससे लड़ने लगता है और उससे कहता है कि तुमने हमसे झूठ कहा, तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि कोई टेररिस्ट अटैक नहीं बल्कि यहाँ पर जितने भी हमलावर मौजूद हैं वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स हैं। उन सभी ने हम सब पर हमला किया, हमें मारने की भी कोशिश की। अगर तुमने हमें ये सब पहले बताया होता तो हम यहाँ पर कभी नहीं आते। और तभी हार्ली क्विन को एक केमिकल ट्रंक नज़र आता है और वो एकदम से अपने फ्लैशबैक में पहुँच जाती जहाँ पर होता है जोकर। और वो उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम मेरे लिए जी सकती हो? तो वो कहती है यस। तो जोकर कहता है ये तो बहुत ईजी है। तब वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए मर सकती हो? तो हार्ली क्विन जोकर को देखती है और नीचे रखे केमिकल ट्रंक में कूद जाती है और डूबने लगती है। लेकिन फिर जोकर को पता नहीं क्या होता है कि वो हार्ली क्विन को बचाने के लिए उस केमिकल ट्रंक में कूद जाता है और फिर स्टार्ट होती है हार्ली और जोकर की स्टोरी। वहीं दूसरी ओर टास्क फोर्स पर फिर से अटैक होता है उन इवल फोर्सेस का। डेडशॉट डियाब्लो पर चिल्लाने लगता है और कहता है तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, कुछ करके दिखाओ। और वो फाइनली गुस्से में आकर अपने हाथों से काफ़ी ज़्यादा आग जनरेट करता है। उस आग की वजह से वहाँ के सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। इतने में वो बिल्डिंग के एक ऐसे फ्लोर पर पहुँचते हैं जहाँ पर कर्नल रिक फ्लैग उनसे कहता है कि तुम लोग यहीं बाहर रुको, मैं जाके देख के आता हूँ कि अंदर कोई ज़िंदा बच्चा है या नहीं। और फिर जैसे ही अंदर जाता है तब हमें पता चलता है कि अमेंडा वॉलर और उसकी पूरी टीम उसी बिल्डिंग में थी और वो वहीं से सारी टीम को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। और जब वो रिक से मॉन्स्टर के बारे में बात कर रही थी कि यहाँ पे काफ़ी मॉन्स्टर बढ़ गए हैं, वैसे ही वहाँ पर डेडशॉट पहुँचता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है। और जब वो वहाँ से बाहर जाता है तब अपने साथियों से कहता है कि अब मैं इस मिशन को और नहीं करने वाला, मैं इस मिशन को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। लेकिन वहाँ पर तभी अमेंडा वॉलर पहुँच जाती है और बताती है कि तुम सभी का रिमोट मेरे हाथ में भी है, मैं अगर चाहूँ तो तुम सभी को अभी जान से मार सकती हूँ। इन मॉन्स्टर्स का सामना आम इंसान नहीं कर सकते, इसलिए मैंने तुम्हारी टीम बनाई थी ताकि तुम इनसे लड़ सको। लेकिन अगर तुम यहाँ पर जान से मारे भी गए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस टीम का नाम ही सुसाइड स्क्वाड है। मैंने ये टीम बनाई ही इसलिए थी कि अगर तुम में से कोई मर भी जाए तो किसी इंसान या किसी पर भी इसका कोई फ़र्क ना पड़े। मेरी बात मानो और चुपचाप मेरे साथ चलो। वहीं से अमेंडा उस बिल्डिंग के टेरेस पर पहुंचती है जहां पर बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं और वो टास्क फोर्स भी होती है और वो कांटेक्ट करती है मिलिट्री बेस को
और एक हेलीकॉप्टर मंगवाती है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है। अमांडा को लगता है कि वो उन्हीं का रेस्क्यू करने वाला हेलीकॉप्टर है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि उस हेलीकॉप्टर के अंदर मिलिट्री बेस नहीं बल्कि जोकर और उसके साथी है। वो सभी वहाँ पर फायरिंग चालू कर देते हैं। बेसिकली जोकर वहाँ पर आया था हार्ली क्विन को बचाने के लिए, और जैसे ही हार्ली क्विन को जोकर अपने सामने दिखता है वो अपने सारे वेपन्स छोड़कर जोकर के पास जाने लगती है। जोकर हेलीकॉप्टर से एक रस्सी फेंकता है और हार्ली क्विन उस रस्सी से लटक कर उसके साथ जाने लगती है। तभी अमेंडा आती है और डेडशॉट को उन्हें शूट करने के लिए कहती है, लेकिन डेडशॉट ये बात जानता था कि हार्ली क्विन जोकर को बहुत पसंद करती है और वो उन्हें शूट नहीं करना चाहता था, और वो निशाना लगाने का सिर्फ नाटक करता है और एक गोली शूट करता है। देखकर ऐसा लगता है कि हार्ली क्विन वहीं पर मर गई, लेकिन वो शॉट मिस कर देता है और अमांडा से कहता है सॉरी आई मिस द शॉट। लेकिन वहाँ पर सभी लोग ये बात जानते थे कि डेडशॉट नेवर मिस द शॉट। अमांडा वहाँ एक हेलीकॉप्टर बुलाती है और वो हेलीकॉप्टर जोकर के हेलीकॉप्टर पर गोली चलाने लगता है, और तभी जोकर एक ऊंची बिल्डिंग के टेरेस पर हार्ली क्विन को फेंक देता है। जैसे ही हार्ली क्विन नीचे गिरती है वैसे ही वो हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है और दूसरा हेलीकॉप्टर अमांडा को लेके जाने लगता है। तभी वहाँ पर पहुँच जाता है इनक्यूबस। वो उन पर हमला करता है और उनके हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने कुछ मॉन्स्टर के साथ अमांडा को वहाँ से लेके जाने लगता है। जब टास्क फोर्स को इस बात का पता चलता है तब उन्हें एहसास होता है कि वो जिससे लड़ रहे हैं वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक पावरफुल एविल फोर्स है, और वो सारे ह्यूमंस को ख़त्म करने के लिए एक वेपन बना रहे हैं, और उसी को रोकने के लिए हमने तुम्हारी हेल्प मांगी है। तुम मेरे साथ आओ या ना आओ, पर मैं जा रहा हूँ उसे छुड़ाने। फिर तभी सारे मिलके एक प्लान बनाते हैं। रिक फ्लैग उन्हें बताता है कि कुछ दिनों पहले मेरे कुछ सोल्जर्स ने मेट्रो सिटी के नीचे एक बॉम्ब रख दिया था, लेकिन वहाँ पर अब पानी भर चुका है। तब किलर क्रॉक आता है और बोलता है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ जो हमेशा पानी के अंदर रहा है। मैं जाता हूँ और उस बॉम्ब को उस जगह सेट करता हूँ जहाँ इनक्यूबस और उसकी मशीन है, और बाकी सब पहुँच जाते हैं एन्चेंट्रेस के पास उससे लड़ने के लिए। वहाँ पर उसकी आर्मी भी होती है, लेकिन वो उन सभी को मार देते हैं और एक दीवार के पीछे जाकर छुप जाते हैं और उस पर अटैक करने का प्लान करते हैं। तभी एन्चेंट्रेस उन सभी के माइंड रीड कर लेती है और उन सभी को वो विजन दिखाती है जो वो हमेशा से पाना चाहते थे। डेडशॉट विजन देखता है कि वो अपनी बेटी के साथ है और उसने बैटमैन को मार दिया है क्योंकि बैटमैन ने उसे पकड़वाया था। हार्ली क्विन देखती है कि वो जोकर के साथ है और अब उसकी एक फैमिली है और वो सभी काफ़ी खुश हैं। डियाब्लो देखता है कि वो अपनी फैमिली के साथ है जो धमाके में मर गए थे। तभी उसे ये एहसास होता है कि जो मर चुके हैं वो कभी वापस नहीं आ सकते। तभी वो वापस अपने होश में आ जाता है और उसके सामने आके कहता है कि तुम्हारी चालें मुझ पर नहीं चलेंगी और मैं तुम सभी को ख़त्म कर दूंगा। तभी एन्चेंट्रेस अपने भाई इनक्यूबस को बुलाती है। फिर डियाब्लो और इनक्यूबस एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं, लेकिन इनक्यूबस बहुत ताकतवर होता है। वो अपनी पूरी शक्ति से डियाब्लो पर अटैक करता है। तभी डेडशॉट डियाब्लो को फिर से उकसाता है और डियाब्लो अपनी पूरी पावर के साथ इनक्यूबस पर अटैक करता है और उसे वहीं पर पहुंचा देता है जहां पर किलर क्रॉक ने बॉम्ब सेट किया होता है। तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है जिसमें इनक्यूबस मारा जाता है, लेकिन वहां पर डियाब्लो को भी अपना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जैसे ही इनक्यूबस मर जाता है एन्चेंट्रेस की पावर काफ़ी कम हो जाती है। वो अपने आप को अब काफ़ी कमज़ोर महसूस करने लगती है। वो उन सभी से कहती है तुम सभी मेरी टीम में आ जाओ, मैं तुम सभी की सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। पहले तो डेडशॉट उसे मना कर देता है कि हम में से तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। तभी हार्ली क्विन सामने आती है और कहती है तुम मेरी विश क्यों नहीं पूरी कर देती। मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं, मुझे बस मेरी विश से मतलब है। क्या तुम मेरी विश पूरी नहीं कर सकती। तब वो उससे कहती है हाँ मैं तुम्हारी विश पूरी कर सकती हूँ, मुझे बताओ तुम्हारी क्या विश है। तभी हार्ली क्विन आगे एन्चेंट्रेस के पास जाती है और नीचे पड़ी हुई कटाना उठाकर उसके सीने पर वार कर देती है, जिसकी वजह से एन्चेंट्रेस काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। तभी रिक फ्लैग किलर क्रॉक को एक बॉम्ब देता है और कहता है इसे उस एनर्जी पर ज़ोर से फेंक के मारो। तभी डेडशॉट हार्ली से गन मांगता है। हार्ली क्विन उसे गन फेंक के देती है। डेडशॉट उस बॉम्ब पर मारता है जिसकी वजह से वहाँ एक धमाका होता है और जो एनर्जी वहाँ पर बन रही होती है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से एन्चेंट्रेस
का प्लान और खुद एन्चेंट्रेस दोनों ख़त्म हो जाते हैं। अब सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी डॉक्टर जून वापस से जाग जाती है। रिक फ्लैग डॉक्टर जून को देखकर काफ़ी खुश होता है और उसे गले से लगा लेता है और तभी सारे वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी वहाँ आती है अमेंडा वॉलर और उन सभी से कहती है कि मैं अभी तक ज़िंदा हूँ, मैं मरी नहीं। तुम सबको क्या लगा कि तुम सब ये मिशन यहीं पर कंप्लीट करके यहाँ से आसानी से निकल जाओगे? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पास अभी भी तुम सभी के रिमोट है। अगर मैं चाहूँ तो मैं अभी भी तुम सभी को यहाँ पर ख़त्म कर सकती हूँ। लेकिन आज तुम सभी ने ये मिशन कंप्लीट करके इंसानियत को बचाया है, इसलिए मैं तुम सभी का एक फ़ायदा कर सकती हूँ। मैं तुम सभी की सज़ा 10 साल तक घटा सकती हूँ और तुम सभी को अगर कुछ और चाहिए तो तुम मुझे अभी बता सकते हो। पता नहीं मुझे तुम पर बाद में भरोसा हो या ना हो। डेडशॉट कहता है मुझे अपनी बेटी से मिलना है। तभी हार्ली क्विन कहती है मुझे एक एक्सप्रेसो मशीन चाहिए। अब बूमरैंग कहता है कि तुम्हारी 10 साल सज़ा कम करने वाली बात क्या काफ़ी है? इससे अच्छा है तुम मुझे एक ऐसे रूम में रख दो जहाँ पर कोई ना हो। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है वही पहले वाली जेल जहाँ पर उन लोगों को रखा गया है। वहाँ कुछ लोगों ने अटैक कर दिया होता है और वो कोई और नहीं बल्कि जोकर होता है जो हार्ली को बचाने के लिए आया होता है। फिर हमें मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें अमेंडा वॉलर और ब्रूस वेन होते हैं। ब्रूस वेन अमेंडा से कहता है कि मुझे पता है मिडवे सिटी के अंदर जो हुआ वो कोई टेररिस्ट अटैक नहीं बल्कि एक एविल फोर्स ने अटैक किया था। वो कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हारे लिए ये बात दबा सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। अमेंडा उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तब बैटमैन यानी कि ब्रूस वेन उससे कहता है कि मुझे उन मेटा ह्यूमंस की फ़ाइल चाहिए जो तुम्हारे पास है। आखिर में अमेंडा को वो फाइल उसे देनी ही पड़ती जिसमें फ्लैश, एक्वामैन और वंडर वुमन की इन्फॉर्मेशन होती है। बैटमैन उस फाइल को वहाँ से लेके जाने लगता है। तभी अमेंडा उससे कहती है कि तुम देर रात तक काम करते रहते हो, तुम्हें आराम भी करना चाहिए। वो जानती थी कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। तब ब्रूस वेन उससे कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं और मेरे दोस्त तुम्हारे इस टास्क फोर्स एक्स का काम संभाल लेंगे। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।